गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हो आप सभी? गुड आफ्टरनून, हेलो। ये दोबारा ज्वाइन कीजिए। ठीक है। कभी कभार हो जाता है कुछ। सो आप लोग लीव करके दोबारा ज्वाइन कर सकते। जस्ट एक बार चेक करने दो मुझे, सारे आ गए क्या? हम्म। ओके। ठीक। सो गाइस, तब तक हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम वैभव तड़वी है। पिछले 5 सालों से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। 3 सालों से मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मैं हूँ 24 साल का, कल्याण से, जो महाराष्ट्र में है। एंड जो हमने टॉप जी स्टार्ट किया था, तब मैं और अतुल सर एक ही क्लासेस में जा रहे थे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस करने, पुणे में। तब थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आ रही थी हमें। सो इतना कुछ मन नहीं लगा पढ़ाई में। देन हमने टॉप जी स्टार्ट किया। टॉप जी स्टार्ट मतलब ऐसे हुआ कि जब हम थोड़े प्रॉफिटेबल हुए, देन हमने टॉप जी स्टार्ट किया था। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि 5-10 हज़ार प्रॉफिट हुआ फिर तुरंत 1-2 महीने में डाल दो, नहीं। थोड़ा प्रॉफिट बनाया, सेविंग्स की, थोड़ा बैकअप बिल्ड किया, देन टॉप डी स्टार्ट किया। ठीक है, थ्रू आउट द लेक्चर मैं आपको बताऊंगा स्टोरी कि हमने कैसे स्टार्ट किया, क्या ऐसी चीज़ें थी जो हमने की, जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। और टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपको मैं और अतुल सर तो बताते ही रहेंगे थ्रू आउट द लेक्चर्स। तो गाइज, आप लोग कहाँ से हो और आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन से मार्केट? ठीक है, ऐसे ही नहीं कि 5-10 हज़ार प्रॉफिट हुआ फिर तुरंत 1-2 महीने में डाल दो, नहीं। थोड़ा प्रॉफिट बनाया, सेविंग्स की, थोड़ा बैकअप बिल्ड किया, देन टॉप डी स्टार्ट किया। ठीक है, थ्रू आउट द लेक्चर मैं आपको बताऊंगा स्टोरी कि हमने कैसे स्टार्ट किया, क्या ऐसी चीज़ें थी जो हमने की, जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। और टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपको मैं और अतुल सर तो बताते ही रहेंगे थ्रू आउट द लेक्चर्स। तो गाइज, आप लोग कहाँ से हो और आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन से मार्केट में है, आप चैट में बता सकते हो। ओके ओके। अच्छा देखो, जो अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे या अटेंड नहीं कर सकते, आप लोग टीम को जस्ट एक बार मैसेज कर दो, ठीक है? पुणे पीसीएमसी। ओके। लाइक छत्तीसगढ़। नो एक्सपीरियंस, हाँ। जो एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा है ना, ये स्ट्रैटेजी में आपको एकदम स्क्रैच से सिखाया जाएगा। ठीक है, सो उसकी चिंता करने की भी आपको जरूरत नहीं है। मैं तो खुद पहले के 2-2.5 साल लॉस में था। देन उसके बाद मैं प्रॉफिटेबल हुआ। ठीक है, फॉरेक्स की बात करूँ तो मैं फॉरेक्स 2021-22 से कर रहा हूँ। उसके पहले 18-19, 18 नहीं, हाँ 18-19 से तो मैं खुद इंडियन मार्केट्स कर रहा था। मैं उसको कंसिडर ही नहीं करता हूँ एक्सपीरियंस में। खराब एक्सपीरियंस एकदम। ओके। 4 साल हो गए, बस ब्रेन कम नहीं। अच्छा। अच्छा ठीक है, आपको वीआईपी का नंबर मिला है, आप उस पर एक बार कांटेक्ट कीजिए। मैं आपका नाम बता दूंगा वीआईपी टीम को। यूट्यूब पे देखो, पहले मैंने ही लाइव स्ट्रीम्स की है। स्टार्टिंग के 3-4 महीने मैंने ही लाइव स्ट्रीम्स की, अगर आप पुरानी स्ट्रीम्स देखोगे एकदम।
वो मजा नहीं रहा अभी लाइव स्ट्रीम में। लोग बस ट्रेड के लिए आते हैं, अभी कोई सीखने के लिए आता ही नहीं है। ठीक है, चलो मैं आपका नाम बता दूंगा टीम को। जिसने भी देखो वीआईपी फॉर्म फिल किया है ना, तो आपको एक वीआईपी फॉर्म ना, हाँ, वो जस्ट फील करके आपको वो रख देना है, ठीक है। रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो गूगल फॉर्म फिल नहीं किया है, ठीक है, वीआईपी का, तो आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा। क्योंकि आपका जब नाम ही रजिस्टर या रिकॉर्ड्स में नहीं रहेगा, तो आप ऐड नहीं हो पाओगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने कभी भरा है, जस्ट मुझे एक बार बता दो। 5। ठीक है, विद इन 24 आवर्स टाइम लिमिट है, उसके अंदर आप लोग ऐड हो जाओगे, ठीक है। आपको रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा और सारी चीजें। अगर देखो फॉर्म, अगर आपने ठीक से नहीं भरा है, और आपको फोर्ट्रेक्स में जिस जीमेल से या ईमेल से आपने रजिस्टर किया है, आपको ट्रेड एफएक्स बुक या वीआईपी के लिए भी सेम आईडी से ही या ईमेल से फिलअप करना है, ठीक है। तब जाके वो रजिस्टर होगा। अगर आपका रिकॉर्ड्स में नाम नहीं है, तो आपको कैसे हम रीच आउट करेंगे? ठीक है, चलो फिर करते हैं स्टार्ट। ऑलमोस्ट सारे लोग अब ज्वाइन भी हो चुके हैं, और जिसकी भी क्वेरीज है, मैं अभी तुरंत मेरे पास इसका एक फोटो मैंने ले लिया है, आपके चैट्स का। आपका नाम भी है इसमें, तो वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा टीम को। ठीक है, चलो। सो गाइज, आज हम बेसिक्स पार्ट 2 देखने वाले, एंड जिसका भी देखो क्लास मिस हुआ है, जस्ट एक बार टीम को मैसेज कर दो। ठीक है, टीम आपकी हेल्प कर देगी। आज गाइज हम सीखेंगे बेसिक पार्ट 2, जिसमें कौन कौन सी चीजें रहेंगी। सबसे पहले रहेगा टेक्निकल एनालिसिस, देन फंडामेंटल। ठीक है, इन टोटल वैसे ये टाइप्स ऑफ एनालिसिस है कि कौन कौन से ऐसे तरीके या मेथड्स है जिससे हम मार्केट में लेवल्स मार्कआउट कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग के। ठीक है, इसमें सेंटिमेंट एनालिसिस भी आता है, बट वो हमारे किसी काम का नहीं होता है, तो उसको जस्ट हम अवॉइड करेंगे। एक चीज है इस स्ट्रैटेजी में, जितना आप कम सीखोगे, मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी की मैं अगर बात करूं, जितना आप कम जानोगे उतना बेटर है। ठीक है, जितना स्ट्रैटेजी को आप सिंपल रखोगे उतना बेटर है। देन उसके बाद हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक। ग्रीन कैंडल क्या होती है, रेड कैंडल, उसका ओपन क्लोज, हाई लो, कौन सी। बेसिक्स, बेसिक नहीं बोलूंगा मैं, बट कंफर्मेशन कैंडल कहूंगा, जो हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में। ज्यादा करके हम उसी कैंडल पे ट्रेड भी करेंगे, तो वो आपको मैं बता दूंगा। देन रहेगा रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा गाइज, एक सेकेंड में जस्ट माउस को चार्ज पे लगा दूं। ये माउस। ओके, टेक्निकल्स, फंडामेंटल, बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक, देन रिस्क मैनेजमेंट। थ्रू आउट द लेक्चर्स आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा, बट आज हम लॉट साइज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लॉट साइज से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टोटल ये 3 टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स। देखो, अब कोई भी स्ट्रैटेजी, अगर हम किसी भी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक सवाल आता है कि इसका विन रेशियो या एक्यूरेसी कितनी है।
अगर हम दोनों को मिला दें, टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स की, तो टेक्निकल्स मान लो आप 50 to 60% होता है, फंडामेंटल्स 10 से 20। ठीक है। इन दोनों को अगर मिला दे तो कोई भी एक रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी ना 60 to 70% से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, जिसका मतलब है अगर मैं 10 ट्रेड करता हूँ तो 10 में से मेरे 6 या 7 टीपी या टारगेट प्रॉफिट हिट होने वाले, बाकी के एक दो अपने एसएल चले जाते हैं, बाकी के एक दो ब्रेक इवन चले जाते हैं। ब्रेक इवन मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट, जहां पर आप एंट्री लेते हो वहीं पर एग्जिट कर देते हो, मतलब नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ओके। तो ये बस एक टेक्निकल्स के बारे में था। अब टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअल में होता क्या है कि आप इस ट्रेडिंग व्यू ऐप पर जो चार्ट देख रहे हो, ओके, इन द फॉर्म ऑफ कैंडल स्टिक, बार्स या लाइन, मतलब ये सारी जो भी चीज दी गई है ना, ये पूरा टेक्निकल्स का पार्ट होता है। ओके। और ये जो टूल्स दिए जो आपको हेल्प करते हैं लेवल्स मार्कआउट करने के लिए, जैसे ये फिबोनाची एक रिट्रेसमेंट टूल है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू ऐप का एक टूल है जिसको आप यूज कर सकते हो लेवल्स मार्क करने के लिए। तो ये जो सारी चीजें दी गई है गाइस इस पर्टिकुलर ऐप में या कोई भी ऐप में, ये टेक्निकल्स का पार्ट है। टेक्निकल में एक और चीज आती है, ये जैसे आप जो प्राइस देख रहे हो राइट हैंड साइड में यहाँ पर, ये प्राइस है। ये प्राइस और यहाँ पर नीचे टाइम डेट वगैरह दी है कि कौन से समय पर कैसी कैंडल कहाँ पर थी, कहाँ पर प्राइजेस था, ये हम कैंडल स्टिक के फॉर्म में देख रहे हैं। अब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है टेक्निकल एनालिसिस का, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि चलो एक रैंडम सा कुछ हम, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। अब मैं आपको कुछ लेवल्स मार्क करके दिखाता हूँ। ओके, सिर्फ इसके बेसिस पर टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ही होता है कि हम जो प्रीवियस डेटा को स्टडी करते हैं या जो पास्ट डेटा है हमारे पास ऑलरेडी प्रिंटेड है कि प्राइस ने कौन से लेवल पर कैसे बिहेव किया था, वो बाइंग साइड जा रहा था या सेलिंग साइड जा रहा था, उसके बेसिस पर हम लेवल्स मार्क करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्राइजेस, कुछ ये मैं की लेवल्स मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, जिसका मतलब है कि प्राइस इन लेवल्स पे या तो बाइंग का या तो सेलिंग का रिएक्शन देती है। ठीक है, ये एक और लेवल है। ओके। अब ये जो मैंने लाइंस मार्क किया, अगर लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हम यहाँ से बाइंग देखेंगे, नीचे की तरफ अगर क्रॉस करता है तो हम सेलिंग देखेंगे विथ सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन। ऑब्वियस सी बात है, विदाउट कंफर्मेशन हम कहीं पर भी ट्रेड नहीं करते। ये शायद ये दोबारा नीचे आया, हम देखते। ओके। अब आप देख सकते हो इसने इस पर्टिकुलर लाइन को डाउन साइड सेलिंग की तरफ क्रॉस किया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, प्रीवियस डेटा, यहाँ से एक बार बाइंग आती है, दूसरी बार बाइंग आई, और यहाँ से तीसरी बार बाइंग आई। ठीक है। तो जब नेक्स्ट टाइम प्राइस इस लेवल पर आएगा ना, चलो इसको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5, लेवल 2 पे जब प्राइस आएगा ना, हम यहाँ से देखेंगे बाइंग। ठीक है। और आप देख भी सकते हो यहाँ से बाइंग आ भी चुकी है। ओके। अब इसने वन को दोबारा नीचे की तरफ क्रॉस किया, मतलब ऑलरेडी इसने यहाँ पर एक बार डाउनवर्ड साइड क्रॉस किया था, तो दोबारा भी कर सकता है। तो जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया, हम यहाँ से सेल भी पकड़ सकते हैं। ठीक है। फिर देख सकते हो यहाँ पर प्राइस ने एक बार इसको डाउन साइड क्रॉस किया है, और यहाँ पर बट ये यहाँ से ऊपर चला जा चुका था, मतलब ये एक सॉर्ट ऑफ की लेवल है। देन आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से प्राइस ने बाइंग एंड सेलिंग के मूव्स दिए। ओके, ये जस्ट एक सिंपल सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनालिसिस था। वैसे हम ऐसे ट्रेड नहीं करने वाले, हम पूरा प्राइस एक्शन प्लस जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स है, देन उसके बाद एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है, इसका एक सिंपल फॉर्म देखेंगे। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आप सीखने वाले हो।
तो नेक्स्ट लेक्चर से आपका फाउंडेशन लेक्चर भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके। सो टेक्निकल एनालिसिस में वैसे तो ये बेसिक था कि प्रीवियस डेटा को स्टडी किया, बाइंग और सेलिंग लेवल्स निकाले और उस पर ट्रेड किया। टेक्निकल एनालिसिस में हमारे पास बहुत से और दो तीन चीज आती है, जैसे कि इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स हो गए, पैटर्न्स हो गए। देखो, वैसे हम पैटर्न्स तो ट्रेड नहीं करेंगे, बट इंडिकेटर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में इनका काम होता क्या है। इंडिकेटर, जिससे मैंने कोई भी एक लगाया, उसका काम यही है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे यहाँ से बता दे कि बाय होने वाला है या सेल होने वाला है। ठीक है, सिंपल सा है। बट ऐसे इंडिकेटर काम नहीं करता। ओके। अब इंडिकेटर, मान लो प्राइस इसके ऊपर जाएगी, रियल टाइम डेटा पे काम नहीं करता इंडिकेटर। या तो इस लेवल के नीचे जाने के बाद मुझे यहाँ पर सेलिंग का कंफर्मेशन आएगा और यहाँ से बाइंग का कंफर्मेशन आएगा। ठीक है, बट स्ट्रैटेजी से हम कैसे यहाँ पर लेवल मार्कआउट कर सकते हैं। मान लो ये कोई एक काइंड ऑफ टीजीएल है या चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल है, वैसे आप सीखोगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो यहाँ से हम बाइंग देख सकते थे। बट रियल टाइम डेटा पे काम ना करते हुए थोड़ा सा ये वक्त लेगा। अब मैं यहाँ पर बाय करता हूँ इतने हाई पर, तो चांसेस ये भी है ना कि प्राइस यहाँ पर दोबारा से नीचे जा सकती है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो इंडिकेटर्स हम कोई भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसका कोई फायदा होता नहीं है। ठीक है। एक और चीज़ है वॉल्यूम, जो बहुत से लोग यूज़ करते हैं बट समझ नहीं पाए कि एक्चुअल में ये वॉल्यूम होता क्या है। तो वॉल्यूम के बारे में भी आपको मैं थोड़ी सी एक दो चीज़ें बता देता हूँ। अब आप ये जो बार्स देख रहे हो नीचे की तरफ, ये वॉल्यूम कैंडल्स है। ठीक है, वॉल्यूम कैंडल्स, या इसको हम कहते हैं टिक वॉल्यूम। टिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि आप ये जो कैंडल्स देख रहे हो ना, इसमें लगे होते हैं ऑर्डर्स। अब कौन सी कैंडल में कितना ऑर्डर लगा है, हम तो साइज देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई, इस पर्टिकुलर कैंडल में बहुत ज्यादा ऑर्डर्स या वॉल्यूम आया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब ही होता है ऑर्डर्स आए हुए। बट इसमें मान लो 10,000 ऑर्डर्स या वॉल्यूम जो लगा है, क्या वो यहाँ पर पंच हुआ है मार्केट में, उसके पैसे लगे हैं या नहीं लगे, ये हमें नहीं पता होता है। ठीक है। कहा गया ये, जैसे यहाँ पर ये कैंडल दी है ग्रीन। ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल लगा है यहाँ पर। अब 10,000 ऑर्डर्स पेंडिंग है। ठीक है, जब भी स्मार्ट मनी या रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है रिटेल ट्रेडर्स नहीं बट जो बड़े प्लेयर्स है, वो लोग पेंडिंग ऑर्डर्स लगाते हैं। ऑर्डर लगा दिए, जब प्राइस उनके फेवरेबल लेवल पे आएगा तब वो लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, मतलब पंच करते हैं और मार्केट में। तब तक वो क्या है, पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर है मतलब मार्केट में पैसा गया नहीं है। जब तक मार्केट में पैसा लगेगा नहीं, तब तक मार्केट में ना तो बाइंग का मूव आने वाला है, ना ही सेलिंग का मूव आने वाला है। ये एक सिंपल सा लॉजिक है। ओके। अब 10,000 ऑर्डर्स लगे, 10,000 में से कितने ऑर्डर पंच हुए या कितने नहीं, ये हमें नहीं पता रहेगा। बट यहाँ पर ऐसे हमें दिखाएंगे कि 10,000 ऑर्डर आ चुके हैं यहाँ, बट जिससे उसमें से 5,000 ही ऑर्डर प्लेस हुए। ओके। अब 5,000 ऑर्डर प्लेस हुए, ये देख सकते हो सबसे हाईएस्ट कैंडल है यहाँ ये, 5 मार्च को। और इस पर्टिकुलर कैंडल का आप मूव देख सकते हो कितना छोटू सा है, और कैंडल भी कितनी छोटी सी बनी है। ठीक है, इसका मतलब ये था इस कैंडल में 10,000 ऑर्डर लगे, 10,000 में से 2,000 ही फील हुए या 3,000 फील हुए। देन इसके बाद आप देख सकते हो ये बहुत बड़ी एक रेड कैंडल बनी है। अब इस कैंडल का साइज देखो कितना छोटा सा है। ठीक है, ज्यादा छोटा नहीं है बट इस से हम कंपेयर करेंगे तो छोटा ही है। अब इसमें ऐसा है कि 10,000 ऑर्डर फील हुए, सॉरी 10,000 ऑर्डर्स मार्केट में आए, और 10 के 10,000 ऑर्डर फील हो चुके। ठीक है, इसलिए इतने छोटे कैंडल में भी इतना बड़ा मार्केट में मूव आया। ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसे विथ सर्टेनिटी नहीं बता सकते कि अगर बड़ा वॉल्यूम आया है तो क्या उस बड़े वॉल्यूम में बड़ा मूव भी आएगा। ठीक है, हम इसलिए वॉल्यूम भी यूज नहीं करेंगे। ओके। चलो, सो ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस यही था गाइस।
हमें बस एक चीज पे फोकस रखना है कि जो मैं लेवल्स मार्क करूंगा वो या तो बाइंग के या तो सेलिंग के होने चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ और चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको अपना चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर सिर्फ ग्रीन और रेड बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा ना कोई सांप जैसी आड़ी टेढ़ी लाइन है, ना कोई ट्रेंड लाइन वगैरह है। ठीक है, देख सकते हो। इतना ही क्लीन आपके चार्ट्स भी रहने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल से। वैसे फंडामेंटल्स का आपका एक डेडिकेटेड सेशन भी होने वाला है, लास्ट लेक्चर रहेगा वो, क्योंकि अभी हम न्यूज़ ट्रेडिंग के बारे में सीख भी गए तो उसको हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्ट्रैटेजी नहीं है हमारे पास। ठीक है। सो फंडामेंटल्स मतलब न्यूज़ ट्रेडिंग होती है। आपको मैं तीन ऐसे मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताऊंगा जो फॉरेक्स में हमारे लिए मतलब डायरेक्टली अफेक्ट करती है करेंसी को, जिसमें मार्केट में अच्छे बड़े मूव्स आते हैं। ओके। अब इनडायरेक्टली भी कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि जीडीपी हो गया। ठीक है, जीडीपी इतना अफेक्ट नहीं करता है करेंसी को। मैं ट्रेडिंग की बात करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एज अ क्या बोलते हैं इकोनॉमिस्ट बात नहीं करने वाला हूँ। हमें ज़्यादा इकोनॉमिकल टर्म सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको मैं ऐसे अगर पूछूंगा कि 8 नंबर बड़ा है या 5 नंबर बड़ा है, ठीक है, आराम से कोई भी बता देगा, बच्चा भी बता देगा कि 8 नंबर बड़ा है। बस ऐसे ही आपको न्यूज़ रीड करनी है और इतना ही सिंपल होता है। ओके, नंबर्स प्रिंट होते हैं, हमें बस कंपेयर करना होता है कि डेटा ज़्यादा है या कम है। अगर डेटा पॉजिटिव आता है, ठीक है, यूएस के फेवर में अगर डेटा पॉजिटिव आता है तो डॉलर का रेट बढ़ेगा। और अगर आप गोल्ड करते हो ट्रेड तो गोल्ड के प्राइजेस नीचे चले जाएंगे। और यूएस के अगेंस्ट या जो काउंटर करेंसीज है जैसे यूरो जीबीपी, उनके भी रेट्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बस ये न्यूज़ इफेक्ट होता है 1-2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और जो बाकी ट्रेंड होता है फिर मार्केट न्यूज़ के बाद 2-3 घंटे बाद उसी को फॉलो करती है। ओके। अब जैसे कि इनडायरेक्ट फैक्टर्स, जीडीपी हो गया आपका, जियोपॉलिटिकल रिलेशन कैसा है, मतलब आपके जो आड़ोस पड़ोस के नेबर कंट्रीज है उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये चीज़, देन इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स। ओके। और चीज़ें जो अफेक्ट करती है करेंसी को, जैसे कि पैंडेमिक हो गया। आप देख सकते हो कोविड-19 आया था 2019-20 में, तो सारे करेंसीज का वैल्यू कम होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, देन उसके बाद वॉर सिनेरियोज हो गए। अभी जो करंट वॉर सिनेरियोज चल रहे हैं आप देख सकते हो, रशिया यूक्रेन का हुआ था, उसमें भी करेंसीज के वैल्यू कम हो गए थे और गोल्ड के वैल्यू एकदम स्काई रॉकेट हो रहे थे। ओके, पैंडेमिक वॉर सिनेरियोज ये दो मेजर चीजें हैं। या फिर यूएस के किसी किसी पे नहीं, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर पे अटैक हो गया, या उनके ब्यूरोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स नहीं, एम्बेसी पे अटैक हो गया, जो मेजर हॉटस्पॉट नहीं बोलूंगा, जो मेजर इन्फ्लुएंशियल बिल्डिंग्स हैं उन पर। ठीक है, ये सारी चीजें जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करती है। अब मेजरली हमें जिस पे ट्रेड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है एफओएमसी। ये जो मैं आपको तीनों न्यूज़ बताने वाला हूँ ये मंथ के फर्स्ट और सेकेंड वीक में आती है, हर मंथ में। ठीक है, सबसे पहले एफओएमसी। एफओएमसी होती है गाइस इंटरेस्ट रेट्स की न्यूज़। ओके। इन जनरल अगर मैं बात करूँ सिर्फ इंटरेस्ट रेट की तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ऐसे ही होता है जैसे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इंटरेस्ट रेट अगर किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, ठीक है, तो उसका डॉलर पर या उस करेंसी पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ठीक है, या उसके प्राइजेस कम होते हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो उसके करेंसी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही जानना है कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दिए तो करेंसी का वैल्यू कम होता है, इंटरेस्ट रेट कम कर दिए तो करेंसी का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, कोई कोई सिनेरियोज में होता है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो वो करेंसी के लिए भी अच्छा होता है, बट वो आप सारी चीज़ें इन डिटेल उस
फंडामेंटल्स के लेक्चर में सीखने वाले। अभी के लिए बस हमें इतना ही जानना है। देन सेकेंड न्यूज़ होगी एनएफपी। आज एनएफपी है। एनएफपी का एक व्यू भी दे दूंगा मैं आपको। एनएफपी का फुल फॉर्म है वैसे नॉन फार्म पे रोल, बट वेबसाइट पर आपको ये दिखाएगा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी न्यूज़ है, नाम से ही हमें समझ में आ जाता है। एम्प्लॉयमेंट चेंज, जिसका मतलब है फार्मिंग सेक्टर को हटाकर बाकी जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स जो है, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है, लोगों को जॉब मिलती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये जो सारी चीजें है, जॉब वैकेंसीज होती रहती है। फार्मिंग सेक्टर में मतलब जो जिस बंदे के पास खेती की जमीन है, वो किसी को थोड़ी ना सैलरी बेसिस पर रखने वाला है काम पर, राइट। तो वहां पर जॉब वगैरह का कोई स्कोप है नहीं। तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर देश में कितने लोगों को जॉब दे रहा है या जॉब नहीं दे रहा है, ठीक है, इन शॉर्ट जॉब वैकेंसीज है या नहीं है, इसका ये डेटा होता है नंबर्स में। ओके। अब पिछले महीने के डेटा से कंपेयर किया जाएगा आज। मान लो मैं आपको दिखा देता हूँ आज का न्यूज़। ओके, फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री गाइस आप लोग रेफर कर सकते हो, बहुत ही बिगनर फ्रेंडली वेबसाइट है। ओके, ये देखो 7 बजे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये 58 के जो डेटा है, ये फेब्रुवरी मंथ का है। आज अगर फेब्रुवरी मंथ के डेटा से ज्यादा डेटा रिलीज होता है, मान लो 1 लाख रिलीज होता है, तो पिछले महीने से ये ज्यादा है। इसका मतलब है कि इस महीने 42,000 जॉब्स लोगों को लगी है, ठीक है। इतनी सारी जॉब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ने निकाली है कि लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं, इन शॉर्ट। ठीक है, अब ये पॉजिटिव न्यूज़ क्यों है, देखो गाइस। अगर किसी भी कंट्री में बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड लोग अगर रहते हैं, ओवरऑल वो इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है, और जो सिटीजन्स हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है। अगर लोग काम पे नहीं जाएंगे, दो पैसा नहीं कमाएंगे, उनका लाइफस्टाइल खराब रहेगा, प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज नहीं वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे। अगर वो लोग भी पैसे नहीं कमाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं जाएगा, और अगर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाएगा, गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाएगा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाएगा, ना फैसिलिटीज बिल्ड कर पाएगा, ना ट्रांसपोर्ट अच्छे से प्रोवाइड कर पाएगा। मतलब आप ये समझ सकते हो ना कि ओवरऑल जॉब्स का या पैसे आने का कितना रोल है। ठीक है, वैसे ये इन डिटेल नहीं देखना है हमें, बस आपको समझना है कि ये न्यूज़ होती क्या है। ओके, तो बस एनएफपी कौन सी न्यूज़ है, एम्प्लॉयमेंट, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, जहां पर ये डेटा रिलीज किया जाता है कि कितने लोगों के पास जॉब्स है और कितने लोगों के पास जॉब्स नहीं है। देन लास्ट न्यूज़ रहेगी सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये हमारे से रिलेटेड है एज अ सिटीजन, कि कैसे हमें जो सीपीआई का डेटा रिलीज किया जाता है कैसे अफेक्ट करता है, हमें नहीं, मतलब यूएस के सिटीजन्स को। अब जैसे जो डे टू डे लाइफ में यूज करने वाली जो चीजें है गाइस, ठीक है, जैसे कि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, गैस, देन फूड। देखो फूड और गैस को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बट एज ए एग्जांपल हम इसे भी कंसिडर करते हैं। देन राशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और कौन सी चीजें, और गैस, फूड, राशन, ट्रांसपोर्ट, चलो एक्सेट्रा डाल देता हूँ मैं। अब ये जो सारी चीजें गई जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, अब आप ही समझो, अगर इन सारे चीजों का रेट बढ़ा दिया, हम पहले पॉजिटिव सिनेरियो लेते, एक नेगेटिव सिनेरियो लेते। अगर गवर्नमेंट ने प्राइजेस कम कर दिए, ठीक है, इसका मतलब ये हमारे लिए एज अ कंज्यूमर मैं तो बहुत खुश रहूंगा,
क्योंकि सारी चीजें सस्ती हो गई। जहां पर मेरा पहले 1,000 रुपये लाइट बिल आ रहा था, अब वो 500 रुपये आ रहा है। ठीक है। 1,200 या 1,500 की जो गैस हंडी मिल रही थी, वो अब 1,000 850 में हो गई। और जो राशन वगैरह है, जो सब्जी वगैरह है, वो और सस्ती हो गई। जहां पर डीमार्ट में मेरा 5,000 रुपया महीना राशन जो मैं भर रहा था, वो अब 3,000 2,500 हो चुका है। ठीक है। तो इन शॉर्ट, हमारे पैसे बच रहे, और अच्छे से हम कम पैसों में अच्छा एक लाइफस्टाइल भी अफोर्ड कर पा रहे, सेविंग्स भी हो रही है जो हम बैंक में डालते हैं, फिर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। ठीक है, ये ऐसे इफेक्ट होता है। और मान लो सरकार ने रेट्स बढ़ा दिए। ठीक है, इन सारे चीजों के रेट बढ़ा दिए। अब आप बिल पे बिल भरते जा रहे हो, महंगी चीजें खरीदते जा रहे हो, जिससे क्या हो रहा है, आपको मजा भी नहीं आ रहा है, प्लस आपके पैसे भी सेव नहीं हो रहे। पैसे सेव नहीं हो रहे तो ओवरऑल तो वैसे ही लाइफस्टाइल खराब हो जाएगी। ठीक है। सो इन शॉर्ट, ये हमारे लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है कि मार्केट में इन सारे चीज़ों के दाम बढ़ जाए। सबसे पहली न्यूज़ है एफओएमसी, जो रात के 11:30 12 बजे आती है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से। उनके कुछ ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, जेरोमी पावल आता है, वो सारी चीजें स्पीच में बताता है। ठीक है, ये स्पीच होती है, इसका कोई डेटा वगैरह रिलीज नहीं होता है। वो लोग खुद में, गवर्नमेंट और उनका जो बैंक्स है, डिसाइड करके पॉलिसीज वगैरह, हमने ऐसे ऐसे बनाया है, हम ये करेंगे वो करेंगे, बस ऐसे ही वो स्पीच होती है। ठीक है, उसमें हमें समझ में आता है कि रेट्स बढ़ाए हैं या रेट्स कम कर दिए। देन उसके बाद एनएफपी, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, कितने लोगों के पास जॉब्स है, कितने लोगों के पास जॉब्स नहीं है, ये उसी का डेटा है। देन उसके बाद है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं चीजें, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है मोस्टली, उसके रेट्स बढ़ा दिए हैं प्राइस, या कम कर दिए प्राइसेस। ठीक है। अब हम देखेंगे कैंडल स्टिक्स। वैसे कैंडल स्टिक्स का ना मैं एक बुक भी अपलोड कर दूंगा। आपको उस बुक में सबसे पहले तो कैंडल स्टिक रिलेटेड सारी चीजें देखनी है। कुछ 20 या 30 ही पेज है, मतलब एक पेज में एक कैंडल का एक्सप्लेनेशन। तो आप आराम से उसको 15 मिनट या 20 मिनट में पढ़ लोगे। तो बस उसको जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना गाइस। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ कैंडल्स जो हम देखने वाले। ठीक है, ये 3 कैंडल्स है जो आपको मोस्टली दिखाई देगी। वैसे बहुत कैंडल्स है, बट आप जब ये स्ट्रैटेजी ऐसे ट्रेड करोगे, सीखोगे ना, तो आपको ये ज्यादा करके 3 कैंडल्स ही देखने को मिल सकती है। ओके, चलो। अब गाइज, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, बस एक बार, इस बार को अगर हम कैंडल स्टिक में कंसिडर करते हैं ना, तो इसको हम बॉडी कहते हैं। ठीक है, बॉडी कहते हैं। और अभी जो मैं ब्लैक कलर की ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं विक्स। ठीक है, विक्स का मतलब क्या होता है कि ये किसी भी कैंडल का एक हाई एंड लो रिप्रेजेंट करता है, कि कहाँ तक कैंडल ने हाई एंड लोएस्ट पॉइंट मार्क किया हुआ है। बुलिश, बेरिश। बुलिश मतलब ग्रीन कैंडल, बेरिश मतलब रेड कैंडल। बुलिश मतलब जो बुल है, राइट, वो क्या करता है, उसका जो सिंग होता है गाइस, वो नीचे से ऊपर की तरफ मारता है किसी को भी। तो सेम वे में जो ग्रीन कैंडल है, उसका जो ओपन रहेगा, वो बॉटम से लेकर टॉप पर उसकी क्लोजिंग आएगी। ठीक है। अब ये मैं इतने सिंपल वे में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में एक 2 कैंडल रिट्रेसमेंट करके कंडीशन होगा। ठीक है। सो उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं इतने सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और आपको याद भी रहेगा ये, कि बुल नीचे से ऊपर सिंग मारता है। और जो ये विक है, विक क्या रिप्रेजेंट करता है, एक हाई। हाई हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, लो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा,
वो चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो। ठीक है, इसका भी हाई मैं ऊपर की तरफ इसे मेंशन कर देता हूँ। अब जो रेड कैंडल है, बेयरिश कैंडल, बेयर मतलब भालू। जो भालू क्या करता है, उसका जो पंजा होता है, ठीक है, क्लॉ, वो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ मारता है। ठीक है। सो ग्रीन, सॉरी ग्रीन नहीं, रेड कैंडल जो रहेगी उसका ओपन टॉप से लेकर यहाँ पर क्लोजिंग बॉटम पर रहेगी। ठीक है, और लो नीचे, हाई हमेशा ऊपर। ओके, तो इस तरीके से आप इजी वे में आराम से बुलिश और बेरिश कैंडल का जो ये चार फैक्टर्स है वो आराम से समझ सकते हो। अब से पहली कैंडल बनाइए जिसका बॉडी अगर आप देखो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसे हम कहते हैं गाइस एंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, अगर सिंपल इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे आप बिग बार या बिग बॉडी कैंडल भी कह सकते हो। मतलब आप इसको आराम से स्पॉट कर लोगे ऐसे छोटी छोटी कैंडल्स में। एक ऐसी लंबी सी कैंडल आपको आराम से स्पॉट हो जाएगी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंगल्फिंग बिग बार या बिग बॉडी कैंडल। जो मिडिल कैंडल मैंने ड्रॉ की है, ये इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, ये जस्ट एक नॉर्मल कैंडल है। मोस्ट ऑफ द कैंडल्स की साइज ऐसे ही होती है, तो इनका कुछ इतना रोल नहीं होता है मार्केट में। बस प्राइस ऐसे रेंज कर रही है तो नॉर्मल कैंडल्स बन जाती है। अब ये जो लास्ट कैंडल आप देख रहे हो जिसका विक्स बड़ा है, उसे हम कहते हैं स्टार कैंडल। ठीक है, बट आप ऐसे मत कंसिडर करना कि हर एक बड़ी विक की जो कैंडल रहेगी वो स्टार कैंडल है। अब जो ग्रीन कलर में है, इसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडल। और जो रेड कलर में है उसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार। और एंगल्फिंग और जो स्टार कैंडल है, अगर किसी भी बाइंग या सेलिंग जोन में बन जाती है, बाइंग में मतलब ग्रीन कैंडल, सेलिंग में रेड कैंडल, तो वो आपका एक कंफर्मेशन कैंडल होता है जहां से आप एंट्रीज भी कर सकते हो। और आपने लाइव स्ट्रीम पे देखा भी होगा कि इसी तरीके से हम कंफर्मेशन भी लेते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं आपको फोटोज भी शेयर कर दूंगा। फोटोज नहीं, वीडियोज भी नहीं, पीडीएफ। ओके, वीडियोज नहीं होती है, पीडीएफ एंड फोटोज है। देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिस्क मैनेजमेंट से। लॉट साइज, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ लॉट साइज आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है tradefxbook.com पे। यहाँ पर आप बैक टेस्ट वगैरह भी कर सकते हो। बट मेन टूल्स में जाओ, अगर जिसके पास देखो एक्सेस है, वो लोग को क्या करना है, ट्रेड एफ बुक में जाना है। देन टूल्स में जाकर पोजीशन साइज कैलकुलेटर पर जाना है। और यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट साइज है उसको जस्ट फिल अप कर दो। मान लो मेरा जो अकाउंट है 3 3 3, ठीक है, मैं रैंडमली डाल रहा हूँ। 3,000, 3,000 नहीं, 333 मेरे पास मेरा जो अकाउंट साइज है उस पर मैं 3% का रिस्क करूंगा। अब ये जो स्टॉप लॉस डिस्टेंस दिया है, इसका मतलब क्या होता है कि मान लो आपने कोई लेवल ड्रॉ किया। ठीक है, ये मैंने लेवल्स ड्रॉ किए बाइंग या सेलिंग के। अब ये बाइंग लेवल मैंने ऐसे ड्रॉ किया। अब आप देखो, इसका मतलब ये है अगर मैं यहाँ पर इस बॉक्स में कहीं से भी अगर एंट्री करता हूं ना, तो मुझे इस लो के नीचे या इस लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, स्टॉप लॉस का मतलब है अगर मैं यहाँ कहीं पर भी एंट्री करता हूँ तो मुझे ऐसे प्राइस पर अपना लिमिट रखना है कि इस लाइन को अगर नीचे की तरफ क्रॉस किया तो ब्रोकर जो रहेगा वो मुझे ट्रेड में से ऑटोमेटिकली निकाल देगा। ठीक है, एग्जिट कर देगा मेरी पोजीशन। जो भी लॉस रहेगा वो कुछ भी रह सकता है मतलब। ठीक है, आप यहां से ट्रेड में एंट्री लो। ठीक है, यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो, कहीं से भी लो।
आपका देखो यहाँ से यहाँ तक स्टॉप लॉस बनता है 20 का, यहाँ पर बनता है कितना है ये, यहाँ से 11 का, यहाँ से 4 या 5 का। ठीक है, सो हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये 20 पिप्स का एसएल है। और यहाँ पर मान लो ये एक सेल जोन है, ये सेल जोन इतना छोटा है बस। ठीक है, ये कितने पिप्स का है, चलो ये 20 पिप का लेते हैं, और ये 50 पिप्स का या 40 पिप्स का लेते हैं। ठीक है, तो देखो स्टॉप लॉस एक चीज लेवल से हमें समझ में आती है मार्क करके, स्टॉप लॉस फिक्स नहीं रहेगा। ओके, लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें स्टॉप लॉस फ्लेक्सिबल रखना है। वो चाहे 20 पिप का भी हो सकता है या 30 पिप का भी हो सकता है। ठीक है, वो फर्दर मोर आप सीखने वाले हो स्ट्रैटेजी में। ओके, पहले हम इसमें डाल देते 30 पिप्स का स्टॉप लॉस है, चलो। और कैलकुलेट पोजीशन साइज, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो लॉट साइज दिखा देगा कि आपको कितना और कैसे लॉट साइज लेना है। ठीक है, मिनी लॉट्स हटा दो, माइक्रो लॉट्स भी हटा दो, ये काम का नहीं है ये दोनों। अब आपका यहाँ पर रिस्क अमाउंट रहेगा, मतलब 333 अकाउंट साइज का 3% रहेगा, $9.99। ठीक है, वाले हो, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो इतना आपका लॉस हो सकता है। ओके, ये आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। चलो अब हम $5,000 का ले लेते हैं। आप यहाँ पर $100 का भी कर सकते हो, $50 का भी कर सकते हो। चलो $1,000 का लेते हैं। $1,000 का हम रिस्क करेंगे 5%, स्टॉप लॉस रहेगा, चलो एक रैंडम सा नंबर, 45 पिप्स। ठीक है, कैलकुलेट पोजीशन साइज, यहाँ पर आपको दिखा देगा कि $50 का रिस्क रहेगा, और 45 स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग लॉट साइज रहेगा 0.11। अब आपको मैं एक और वेबसाइट बताता हूँ, जिनके पास एक्सेस नहीं है वो लोग क्या करो, myfxbook.com करके वेबसाइट है, यहाँ पर आओ, एफएक्स कैलकुलेटर्स में जाकर पोजीशन साइज कैलकुलेटर में जाओ। ठीक है, ये हमारे में भी है कि आप जिस पर्टिकुलर पेयर में ट्रेड करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो, और जस्ट अपने अकाउंट साइज फिल कर दो। ठीक है, $400, रिस्क 4%, स्टॉप लॉस 40 पिप्स, कैलकुलेट। ठीक है, $400 का कहाँ गया है ये, ओके ये देखो, $400 का 4% होता है $16, और 40 के अकॉर्डिंग जो लॉट साइज निकल के आएगा आपका 0.04। ओके, सो इस तरीके से गाइज आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो लॉट साइज। सो गाइज यहाँ तक मैं बताओ क्लियर है, तो सी डाल सकते हो बस। मुझे पूछ सकते हो। चलो इसका मतलब है बेसिक ऑलमोस्ट आपके क्लियर हो चुके हैं, जो एक अच्छी चीज है। किसी को अच्छा, मैं क्या करता हूँ ना, मैंने एक पीडीएफ और एक फोटो बनाया जिसमें मिनिमम लॉट साइज और मैक्सिमम लॉट साइज कितना लेना चाहिए, वो एक पीडीएफ है, फोटो भी है, और फंडेड अकाउंट्स का भी मैंने एक बनाया हुआ है कि $5,000 से $1,00,000 तक जितने भी फंडेड अकाउंट्स है उसमें भी कितना रिस्क लेना है, रिस्क मतलब लॉट साइज कितना लेना है वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है। तो टोटल आपको मैं 3 पीडीएफ शेयर करूंगा, सबसे पहले तो क्लास की, दूसरी रहेगी बाइबल ऑफ कैंडलस्टिक जो बुक है, जस्ट उसको आपको कैंडलस्टिक का ही पार्ट गो थ्रू करना है, देन तीसरी रहेगी लॉट साइजेस की। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आप लोगों का
फाउंडेशन लेक्चर, स्ट्रैटेजी स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर मिस नहीं करना है आपको। अगर टाइम टेबल नहीं मिला है तो कल सुबह अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, एनएफपी। चलो एनएफपी का व्यू ना, एनएफपी का व्यू देखो, अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वार्टर का ये लास्ट मंथ है, प्लस फाइनेंशियल ईयर एंडिंग भी है, तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही डेटा आना चाहिए। एनएफपी का जो डेटा रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑडिट्स में हम ऐसे तो नहीं दिखा सकते ना कि देश मेरा जो है वहां पर कम एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, मतलब ज्यादा बेरोजगार लोग हैं, और यहाँ पर कोई भी ऐसा बाइंग लेवल नहीं नजर आ रहा है गोल्ड में फिलहाल के लिए। तो मुझे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एनएफपी का आज ऐसा रहेगा, ओवरऑल तो मैं बाइंग ही देख रहा हूँ, बट नीचे के लेवल्स टैप होने चाहिए तो प्राइस थोड़ा नीचे आनी चाहिए। सो एनएफपी पॉजिटिव मेरे हिसाब से रहेगा, इसका मतलब है गोल्ड सेल होगा आज। ठीक है, वैसे स्ट्रीम में भी आपको बताया जाएगा, बट मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको दे देता हूँ। अगर गाइज, अगर आप देखने जाओगे तो ऊपर सेलिंग के लेवल्स ही निकल के आते हैं, और बाइंग के अगर हम लेवल्स की बात करें तो यहाँ तक तो प्राइस ने इसको टैप कर चुका है। ठीक है, दो चीजें हो सकती है प्राइस ना, मतलब यहाँ पर जो बाइंग करके बैठा है ना, इनके स्टॉप लॉस लेने आ सकता है। ठीक है, मतलब ये काइंड ऑफ एक फेक बाइंग थी, जहां पर लोगों के स्टॉप लॉस लेने के लिए, मतलब एसएल हंटिंग या लिक्विडिटी स्विप के लिए जा सकता है प्राइस यहाँ पर नीचे, और यहाँ से दोबारा ऊपर। ठीक है, नहीं तो प्राइस क्या करेगा, इन हाइस का लिक्विडिटी लेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर दोबारा ऊपर। ठीक है, ये दो चीजें हो सकती है। आज प्राइस यही करने वाली है, प्राइस कोई मेजर मूव नहीं देगी। अगर प्राइस को कहीं पर मूव देना भी है तो ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी है और नीचे भी लिक्विडिटी पड़ी है। डिपॉजिट स्टिल। अच्छा, मुझे टीम्स की तरफ से एक चीज पता चली, अगर आप लोग कार्ड वगैरह से डिपॉजिट करते हो ना, कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो उसका रिफ्लेक्ट होने में 21 डेज लगते हैं। ठीक है, मतलब उस टोटल ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए 21 डेज लगते हैं। कभी कभार क्या होता है कि आपके कार्ड में से पैसे कट भी हो जाएंगे, वो कभी पहले सिनेरियो में वो आ जाएंगे ब्रोकर में। दूसरा सिनेरियो ऐसे हो सकता है कि आपके कार्ड में से, बैंक में से कट हो चुका है, बट वो ब्रोकर में नहीं आएगा, तो पूरा जो सेटलमेंट टाइम है वो 21 डेज का है। तो इसीलिए कभी कभार आपका डिपॉजिट भी पेंडिंग हो सकता है, और अगर विड्रॉवल आप डालते भी हो तो वो मे भी रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो पॉलिसी है। इफ एनएफपी का डेटा इंक्रीज होता है तो प्रीवियस डेटा से गोल्ड कैसे रिएक्ट करेगा? गोल्ड नहीं रिएक्ट करता किसी को। देखो, गोल्ड ना एक मेटल है, मेटल। ठीक है, गोल्ड कोई करेंसी नहीं है। अभी ये जो आप देख रहे हो ना, XAU USD, इसका मतलब है गोल्ड को हेज किया जा रहा है यूएस डॉलर के अगेंस्ट। मतलब आप ऐसे समझो, गोल्ड के अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना, तो मतलब सब पैसा गोल्ड में जा रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा आप समझो कि यूएस डॉलर में से पैसा निकाल के गोल्ड में लोग पैसा लगा रहे हैं। तो यूएस डॉलर कम जब होता है, गोल्ड बढ़ता है, और अगर जब यूएस डॉलर बढ़ता है तब गोल्ड कम होता है। ठीक है, बस यही एक काउंटर वाइज काउंटर अपना रिलेशन है इन दोनों का। जस्ट फॉर क्लेरिफिकेशन अबाउट, $1 इज 10 पिप्स एंड $5 इज 50 पिप्स। यस, गोल्ड में सही है। आई फील द गूगल फॉर्म अ बिट लेट, बट आई अंडरस्टैंड माई रोल नंबर। ठीक है, मैं चलो आपको टीम को बोल देता हूँ। एक काम करो, जिनको भी रोल नंबर नहीं मिला है, जिनका पहला लेक्चर मिस हुआ है, टीम को जस्ट मैसेज करो अपना नाम, रोल नंबर, बैच। रोल नंबर नहीं है तो बैच, अपना नाम मैसेज कर दो। ठीक है, और जो भी आपका डाउट है या इशू है आप बता सकते हो। लिंक लिंक डाल दिया है ग्रुप में।
मैं पिन कर देता हूँ। कहाँ गया? ये देख सकते हो यहाँ पर पूरा प्रोसेस विथ वीडियो दिया गया है। ठीक है, ये देखो मैंने पिन कर दिया आपके ग्रुप में, जस्ट आप चेक कर लो। रजिस्टर फॉर दिस डे बिफोर यस्टरडे, आई वांट टू चेक इफ आई एम अंडर टॉप जी। ये जो गाइस ब्रोकर से रिलेटेड डाउट्स है ना, आप लोग जस्ट चैट सपोर्ट को कांटेक्ट करो, आपको फॉर श्योर मिल जाएगा आंसर। ठीक है, मैं अभी बोल देता हूँ, आप लोग तुरंत जस्ट मैसेज कर दो, मैं टीम को यहाँ से इन्फॉर्म करवा देता हूँ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी आपको डाउट्स है, मैं उस रिस्पेक्टिव नंबर पर या कांटेक्ट जो मेंशन किया उस पर आप लोग कर सकते हो कांटेक्ट। जो भी आपके डाउट्स है आज के आज हो जाएंगे क्लियर। ठीक है, और जिसको वीआईपी ज्वाइन करना है ट्रेड एफएक्स बुक का एक्सेस चाहिए, उसका भी मैंने वीडियो आपके टेलीग्राम ग्रुप पर पिन कर दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए डब्ल्यू इन द चैट और बाय बाय।